हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एडुकेशन। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9 साइंस के चैप्टर 5 की, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है सेल क्या होता है, सेल किससे बना हुआ होता है, इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस के बारे में डिटेल्स से जान लिया है कि इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, राइट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट की, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को हम आज देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग ने बाथ टब देखा होगा, राइट। सपोज आपने उसमें पानी डाला, राइट। एक बाथ टब लेते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं, इसको पूरी तरीके से पानी से इसको फिल कर दिया जाता है ना। और उसके बाद इसमें आप सपोज करो कि आपने एक बॉल डाल दिया, एक बड़ा सा बॉल डाल दिया, यहाँ पे बीच में एक बॉल डाल दिया। उसके बाद छोटे छोटे खिलौने जो होते हैं उसको भी आपने इसमें डाल दिया। तो आप क्या देखोगे कि इस वाटर में आपने जो तरह तरह के खिलौने डाले हैं वो फ्लोट करने लगेंगे, करते हुए देखे जाएंगे, राइट। तो साइटोप्लाज्म भी इस बाथ टब में जो आपने पानी डाला है उसके तरह काम करता है। सपोज करो कि ये जो बाथ टब आपने लिया है, इसका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री दिख रहा है ये एक सेल है, ठीक है। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप सपोज करो कि ये जो बाथ टब की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिजेंबल करती है, और इसमें जो आपने पानी डाला वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और बीच में ये जो आपने एक बॉल डाला है वो है न्यूक्लियस, एंड ये जो तरह तरह के खिलौने डाले गए हैं वो सेल ऑर्गेनल्स हैं, तरह तरह के छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम इस बाथ टब में बहुत सारे खिलौने के डालते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है। किस बेसिस पे फ्लोट कर रहा है, क्योंकि उसमें पानी है तो पानी में वो फ्लोट करता है। उसी तरह से साइटोप्लाज्म भी इसी वाटर की तरह फंक्शन करता है, ये वाटर से रिजेंबल करता है साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये जो लिक्विड पार्ट दिखाई दे रहा है सेल का, ये जो एक्वस पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स फ्लोट कर रहे होते हैं, बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स मूवमेंट कर रहे होते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शंस को डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी। दैट इज मेंशन हियर, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ वॉन कोलिकर। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1863 में ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था, ओके। अब हम साइटोप्लाज्म को डिफाइन कैसे करेंगे। तो साइटोप्लाज्म हमने अभी देखा क्या कि इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस आउटसाइड द सेल न्यूक्लियस, enclosed by a cell membrane in which all the cell organelles as well as many ions and different chemicals are suspended is called cytoplasm। तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है आउटसाइड द सेल न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस को छोड़ करके, ये जो बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है इस न्यूक्लियस को छोड़ करके बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं और जो भी यहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है जिसमें बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स फ्लोट कर रहे होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी सस्पेंडेड होते हैं, ओके। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म का डिफिनीशन। साइटोप्लाज्म इज अबाउट 80% वाटर। साइटोप्लाज्म में 80% वाटर होता है और एंड इट इज़ यूजुअली कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे कि पानी का कोई कलर नहीं होता है, वैसे ही साइटोप्लाज्म भी कलरलेस होता है। साइटोप्लाज्म, अब बहुत सारे टर्म आते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूज़न होता है। कभी आपने सुना होगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, है ना, साइटोसोल। तो हम जब ऐसे टर्म सुनते हैं तो हमें लगता है कि साइटोप्लाज्म, साइटोसोल ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, सभी का अलग अलग मीनिंग होता है। आइए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, जब हम किसी सेल से
किसी सेल के एक स्ट्रक्चर में से जब हम उसमें साइटोप्लाज्म, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ये बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच की जो ये बाउंड्री, यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंड्री दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक का जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और इसमें ये साइटोप्लाज्म तब होगा जब इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे, जब इसमें जितने भी यहाँ पे ये जो सेलुलर कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, जितने सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो सभी जब इस साइटोप्लाज्म में, इस जेल में, इस जेली लाइक सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे, इम्बेडेड होंगे, तब हम इसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जब इसमें से सारे सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दिया जाए और सिर्फ लिक्विड बचा रहता है, तब हम इस स्ट्रक्चर को साइटोसोल कहते हैं। इसमें से एक सेल के स्ट्रक्चर में से हमने न्यूक्लियस को भी हटा दिया है और सेल ऑर्गेनेल्स को भी रिमूव कर दिया, तब जो लिक्विड बचा उस लिक्विड को हम साइटोसोल कहते हैं। और जब किसी सेल में सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, एंड इसके अलावा जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो सभी जब एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, तब उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि सीधे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं, तब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। ठीक है, अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें से सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, न्यूक्लियस भी रहता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी रहता है, तब हम उस स्ट्रक्चर को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो ये हो जाता है एक स्पेसिफिक केस में, यानी कि प्लांट सेल में, क्योंकि कुछ ही सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एनिमल सेल को छोड़ करके जितने भी यूकैरियोट्स हैं, यानी कि प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल एंड फंगल सेल्स, इन तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो इन तीनों सेल्स की अगर हम बात करें तो उस सेल्स में से अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, तब जो स्ट्रक्चर बचता है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म आर डिफरेंट थिंग। प्रोटोप्लास्ट किसे कहेंगे, सेल विद रिमूव सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल नहीं है, ऐसे सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। बट प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा और सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे, तब हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पूरे को अगर हम कहें तो इसको हम, इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस भी शामिल होगा। लेकिन अगर हम साइटोसोल की बात करें, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज साइटोप्लाज्म। इसमें से हमने इस न्यूक्लियस को हटा दिया, तो बाकी के जो स्ट्रक्चर बच गए उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस को भी हटा देते हैं, इस सेल ऑर्गेनेल्स को भी हटा देते हैं, सारे स्ट्रक्चर को अगर हम हटा देते हैं, तब जो सिर्फ जेली लाइक सब्सटेंस बचता है ये, तब हम इसको कहते हैं साइटोसोल, जिसमें ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही सेल ऑर्गेनेल्स होता है। दैट इज मेंशन हियर, साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस एज वेल एज सेल ऑर्गेनेल्स, ना तो न्यूक्लियस होगा ना ही सेल ऑर्गेनेल्स होगा, तो ऐसे साइटोप्लाज्म को हम साइटोसोल कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि साइटोप्लाज्म दो स्ट्रक्चर से, दो एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है साइटोसोल और दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोसोल में फ्लोट करते रहते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, और बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि साइटोसोल का पार्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ओके, आई होप आप सभी को ये सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे कि प्रोटोप्लाज्म हम कब कहेंगे, साइटोप्लाज्म कब कहेंगे और साइटोसोल कब कहेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अच्छे से समझ सकते हो कि साइटोसोल, द लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म सराउंड्स इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है किसी सेल का, जो कि साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन के अंदर
जो भी लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म का, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। और उस साइटोसोल में अगर हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को भी इंक्लूड कर लिया एक्सेप्ट न्यूक्लियस, तब हम उसे साइटोप्लाज्म कहेंगे। और साइटोप्लाज्म में अगर न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लेते हैं तब उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो आइए अब हम इसके फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज साइटोसोल। द पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म नॉट कंटेन्ड विद इन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोसोल। और इसका दूसरा नाम है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, उस पोर्शन को हम साइटोसोल कहते हैं। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 70% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये 70% वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है ये साइटोप्लाज्म जो होते हैं। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस फाइब्रस प्रोटीन्स, डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स एंड वाटर। साइटोसोल के कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड वाटर प्रेजेंट होता है। और वाटर कितना परसेंट होता है, तो 70% वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, दिस फाइब्रस प्रोटीन्स इंक्लूड एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट मेक अप द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक स्ट्रक्चर है जो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है, तो फाइब्रस प्रोटीन्स से ही मिलकर बना हुआ होता है। एक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है ये एक्टिन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब मिल करके साइटोस्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिस इज ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये सब है ना, तो ये सब मिल करके साइटोस्केलेटन बनाते हैं। एज वेल एज सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड स्मॉल स्ट्रक्चर्स सच एज राइबोसोम्स, प्रोटियोसोम्स, ये सब भी साइटोसोल में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइटोसोल का कॉम्पोजिशन के साइटोसोल के कंपोनेंट्स। साइटोसोल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं, और उसके अलावा सॉल्युबल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स, प्रोटियोसोम्स, है ना, जो कि डॉट लाइक स्ट्रक्चर की तरह हमें दिखाई देते हैं। अब हम एक टर्म की बात कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म का जो इनर एरिया होता है और आउटर एरिया होता है। इनर एरिया यानी कि जिसमें ग्रेन्यूलेटेड इनर एरिया हुआ, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, और साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा बाहरी हिस्सा होता है जिसमें कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिसमें जो कंसंट्रेटेड एरिया होता है, जो ग्रेन्यूलेटेड एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। एंड द आउटर लेयर दैट इज नॉन ग्रेन्यूलेटेड, जिसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है, सिर्फ एक्वस पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं सेल कॉर्टेक्स और एक्टोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेल्स मीन्स होता है लिटिल ऑर्गन्स, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए इसको ऑर्गन नहीं कह करके ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। और चूंकि ये सेलुलर कंपोनेंट है इसलिए इसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक, व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल्स, अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो चूंकि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी तरह से सेल में जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सभी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। ठीक, the membrane bound structure inside the cell that performs specific functions for the cell are called cell organelles। ऐसा membrane bound structure जो सेल के लिए जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो प्रोवाइड करते हैं, सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं। और सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में। ठीक, साइटोप्लाज्म में इम्बेडेड होते हैं, सस्पेंड होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस
हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक। बट जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सभी में सेल ऑर्गेनेल्स भी पाया जाता है और न्यूक्लियस भी पाया जाता है, एज वेल एज न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। Some major organelles that are suspended in the cytosol of the eukaryotic cells are endoplasmic reticulum, mitochondria। प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। गोल्जी एपेरेटस, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल्स का, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स का कोई काम नहीं होता है, लेकिन बट वो प्रेजेंट होता है दोनों में, ठीक है। इसके अलावा लाइजोसोम्स होता है जिसमें जितने भी डेड सेल्स होते हैं, जितने भी डेड सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी लाइजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम उसे डाइजेस्ट करता है, ख़त्म करता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को ख़त्म करने का काम होता है इस लाइसोसोम्स का। इसके अलावा प्लास्टिड्स होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ मेन फंक्शंस मैंने मेंशन किया है, आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है मेनी सेलुलर एक्टिविटीज़ सच एज ग्लाइकोलिसिस, फोटोसिंथेसिस एंड etc टेक प्लेस विद इन दी साइटोप्लाज्म। जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है साइटोप्लाज्म। ये सारी एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म में ही होती है, ठीक है। इट इज़ द साइट ऑफ सेल डिवीज़न, यहीं पे सेल डिवीज़न होता है। सेल ग्रोथ भी इसी साइटोप्लाज्म में होता है, एज वेल एज सेल अपना डेवलपमेंट भी साइटोप्लाज्म में ही करते हैं। इट स्टोर्स द सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए जितनी भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है उन सभी का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी साइटोप्लाज्म में ही स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोरेज का भी काम करता है। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपेरेटस है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपेरेटस में प्रोटीन का ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है? साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होता है। साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो सेल ऑर्गेनेल्स मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं हो पाएगा। तो साइटोप्लाज्म ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सके, ओके। इट प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम डैमेज, क्योंकि इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ सेल, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स को डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ द मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करना होता है, तो उसमें ये साइटोप्लाज्म हेल्प करता है, एक मीडियम की तरह काम करता है। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सभी में साइटोप्लाज्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ओके। इट मेंटेन्स सेल शेप एंड स्ट्रक्चर एज वेल एज। साइटोप्लाज्म का एक और क्या काम है कि ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। एंड लास्ट फंक्शन, इट प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर सेलुलर मूवमेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जितने भी सेलुलर मूवमेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म की वजह से ही हो पाते हैं। तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है सेलुलर ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये था साइटोप्लाज्म जो कि थर्ड कंपोनेंट था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सभी के एक एक करके हम डिटेल्स में बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।